नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के आसपास पीएमओ कार्यालय में और सरकार में कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है, कोई बड़ी हलचल चल रही है। और इस बार जो हलचल है वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची है, पीएमओ तक पहुंची है। हुआ यह है कि हिरेन जोशी के बारे में पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सबसे मजबूत लोग माने जाते हैं, जो सबसे प्रभावशाली लोग माने जाते हैं, उनमें से एक है हिरेन जोशी। हिरेन जोशी गुजरात से ही नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी ही उनको पीएमओ में लेकर आए। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने एक बार आरोप लगाया था कि जोशी साहब जो हैं वही सेट करते हैं मीडिया में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। इसके बाद तहलका मचा था। उनका बयान यह था कि हिरेन जोशी मीडिया मालिकों, संपादकों को आप और केजरीवाल को नहीं दिखाए जाने का संदेश भेजते हैं। यानी हिरेन जोशी के पास वो ताकत है जिससे यह तय होता है कि हमारा गोदी मीडिया क्या दिखाएगा और क्या नहीं दिखाएगा। बताया जाता है कि हिरेन जोशी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में वो लगातार संपादकों को और बाकी सारे लोगों को, जो लोग गोदी मीडिया से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको बताते रहते हैं कि क्या छापना है, क्या दिखाना है टीवी पर, किस बात पर डिबेट करना है, सारा कुछ करना है। मतलब मीडिया मैनेजमेंट का जो काम है वो सीधे नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बैठकर हिरेन जोशी करते हैं, ऐसा कई लोगों ने आरोप लगाया है। दरअसल हिरेन जोशी जो है वो बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, इसलिए उनकी बहुत सारी तस्वीरें वगैरह नहीं मिलती हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले लोगों में से हैं। लेकिन साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय में, नरेंद्र मोदी के कार्यालय में ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर वो तैनात हैं। अब ये बेहद ताकतवर पद है जिसकी पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक हो, जो प्रधानमंत्री का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो। आप समझ सकते हैं कि अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर भी उसके सामने छोटे पड़ जाते होंगे। आधिकारिक तौर पर उनको संचार और आईटी का ओएसडी बनाया गया है, मतलब कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले का उनको ओएसडी बनाया गया है। लेकिन सत्ता के गलियारों में कहा यह जाता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की आंख और कान है। उनके ही नजर से, उनके ही नजरिए से मोदी जी देखते हैं और वो जो बताते हैं वो मोदी जी सुनते हैं। उससे मोदी जी को पता यह चलता है कि मीडिया में और बाकी जगहों पर क्या चल रहा है। दरअसल ये रिश्ता नया नहीं है, ये रिश्ता पुराना है। 2008 से ही जोशी जी जो है वो नरेंद्र मोदी के ओएसडी के रूप में काम करते जा रहे हैं, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यानी उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो तब हुई थी जब नरेंद्र मोदी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो है 2014 में जब मोदी जी दिल्ली पहुंचते हैं तो जोशी जी को भी दिल्ली बुला लिया जाता है। 2019 में जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए तो जोशी जी का प्रमोशन होता है और उनका जो ओहदा है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर है, यानी सीनियर आईएएस ऑफिसर के बराबर उनका ओहदा है। वो प्रधानमंत्री के कितने खास हैं इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही हिरेन जोशी को बुला लिया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरेन जोशी कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। वो कोई साधारण ऑफिसर नहीं है, वो आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है। अब आप कहेंगे अचानक जोशी जी पर मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूं, जोशी जी पर क्यों बता रहा हूं। कल एक बड़ी घटना हुई है। घटना यह हुई कि प्रसार भारती के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है नवनीत सहगल जी, जिनकी नियुक्ति अभी हाल में हुई थी 16 मार्च 2024 को, 1.5 साल के अंदर अचानक उनका इस्तीफा आ जाता है। नवनीत सहगल जी भी ऊंची चीज रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे और मायावती जी के कभी बहुत करीब माने जाते थे। अब उनको अगर प्रसार भारती का चेयरपर्सन बनाकर लाया गया तो जाहिर तौर पर इसमें हिरेन जोशी की न केवल सहमति होगी, बल्कि कहा यह जा रहा है कि हिरेन जोशी के कहने पर ही इनको प्रसार भारती का चेयरपर्सन बनाकर, चेयरमैन बनाकर लाया गया। अब प्रसार भारती का चेयरमैन मतलब उसका दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन सब पर पूरा नियंत्रण। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर किस तरह की खबरें जाएंगी, किस तरह की खबरें नहीं जाएंगी, ये वो तय करेंगे। यानी नेशनल मीडिया जो है, जो गवर्नमेंट मीडिया है, उस पर पूरा कंट्रोल होता है प्रसार भारती के चेयरमैन का। तो पीएमओ कार्यालय के हिरेन जोशी जो सारे गोदी मीडिया पर कंट्रोल करते हैं और उनके द्वारा नियुक्त नवनीत सहगल
जो प्रसार भारती को कंट्रोल कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि नवनीत सहगल के टाइम में सबसे बड़ा काम यह हुआ कि 15 करोड़ की तनख्वाह पर, ऐसा बताया गया, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन 15 करोड़ की तनख्वाह बताई गई, सुधीर चौधरी जो है उनको लाया गया दूरदर्शन में। किसी प्राइवेट चैनल से इतने बड़े एंकर को दूरदर्शन पर ले जाने की यह पहली घटना थी, और कहा यह भी जा रहा है कि इतनी ज्यादा सैलरी दूरदर्शन के अंदर और किसी की नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं। अब नवनीत सहगल अचानक इस्तीफा दे देते हैं, और नवनीत सहगल के इस्तीफे के बाद पवन खेड़ा, जो चेयरपर्सन है कांग्रेस के मीडिया सेल के, पवन खेड़ा, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से, सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है, और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। तो आप देख रहे हैं कि सीधे पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। उनका आरोप यह है कि हिरेन जोशी जो हैं वो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, विदेशी संपर्क हैं, और ऐसे लोग उनके बिजनेस पार्टनर हैं जिनका भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ाव है, मतलब जो भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकते हैं, और वो विदेशी हैं। यानी कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है पवन खेड़ा के मुताबिक जिसमें हिरेन जोशी और उनके कोई विदेशी पार्टनर शामिल हैं, और जाहिर है कि यह करोड़ों का बिजनेस होगा, और इसमें सारा जो काम हो रहा होगा वो चोरी छुपे हो रहा होगा। यहां तक कि वो कह रहे हैं कि कोई बेटिंग ऐप, यानी सट्टा लगाने वाले जो ऐप होते हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी बड़ी कार्रवाई की है, कई सिनेमा के अभिनेता और कई खेल खिलाड़ी जो हैं, जो पैसे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, जो सट्टा लगाने वाले हमारे ऐप रहे हैं, उन ऐप्स को प्रमोट करते रहे हैं, सट्टा लगाने वाले ऐप्स पर अभी बैन लगा है। उनका कहना है कि ऐसे किसी सट्टा लगाने वाले ऐप के बिजनेस में हिरेन जोशी शामिल हैं। पवन खेड़ा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक लाइन में ऐसे समेटा जा सकता है। अब ये देखिए कितनी बड़ी खबर बन जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय का सबसे पावरफुल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो प्रधानमंत्री की आंख और उनका कान बताया जाता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो पूरे गोदी मीडिया को कंट्रोल करता है, जो 2008 से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक उनका सबसे करीबी ऑफिसर है,
जिसको प्रमोट करके ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर लाया गया, जो प्रसार भारती का कौन अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा वो चुनता है, वो आदमी अगर बेटिंग ऐप में पैसा लगाए हुए है, अगर वो आदमी बेटिंग ऐप के बिजनेस में पार्टनर है, इस तरह के धंधे कर रहा है, तो ये जो छींटे हैं इस दाग धब्बे के, वो सीधे नरेंद्र मोदी के दामन पर पहुंचते हैं और इसीलिए खलबली जैसी स्थिति बनी हुई है सरकार के अंदर। इसके पहले भी कई सारी घटनाएं हुई हैं जो थोड़ा सा हिलाने वाली हैं। एप्स्टीन के बारे में, खासतौर पर फलस्तीन पर वीडियो करते हुए मैंने कई बार काफी डिटेल में बताया है, एक बार तो अलग से वीडियो बनाया है। एप्स्टीन एक ऐसा आदमी था अमेरिका में जिसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड था, जहां पर अमीरों के ऐशगाह बने हुए थे, जहां पर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया भर के बड़े नेताओं, अमेरिका के बड़े नेताओं को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन से जाता था, शराब पिलाता था, अय्याशी कराता था और सबसे बड़ा आरोप उसके ऊपर यह है, और आरोप क्या अब तो सिद्ध हो चुका है कि छोटी छोटी लड़कियों को उसने इस काम में लगाया हुआ था। उन्हीं में से एक लड़की का बयान सामने आने के बाद उसको जेल में डाला गया, केस चला और जेल में ही उसकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई। अब एप्स्टीन की फाइल में बताया जाता है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, अमेरिका के लोगों के नाम हैं, और ट्रंप लगातार उस फाइल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो एक वादा यह भी किया था कि एप्स्टीन फाइल को ओपन किया जाए, और उसी चक्कर में ट्रंप और मागा, जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला ग्रुप है, उसके बीच में तनातनी भी चल रही है। यहां तक कि एलन मस्क ने भी मांग की थी कि उसको ओपन किया जाए। तो ऐसे एप्स्टीन के एक मेल में मोदी सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का नाम आया था। बाद में खबर आई कि एक और उसके मेल में नरेंद्र मोदी का नाम आया। अब ये मेल साधारण मेल है, नॉर्मल मेल है, या फिर इन मेलों के पीछे कुछ खेल है? आखिर एप्स्टीन, मान लीजिए कि ट्रंप के मेल में नाम आता है तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर ट्रंप के किसी अधिकारी के मेल में नाम आता है तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि मोदी जी को वहां जाना हो, कोई अधिकारी उसकी व्यवस्था वगैरह में लगा हो, वो मेल कर रहा हो। लेकिन एप्स्टीन की मेल में उनका नाम आना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। जाहिर है गोदी मीडिया ने इस पर बात नहीं की, कुछ चैनलों ने बात की, हमने इस पर इसलिए बात नहीं की क्योंकि हम विस्तार से कोई खबर आने का इंतजार कर रहे थे। जहां प्रधानमंत्री का मामला हो वहां जल्दीबाजी में कुछ करना हमें सही नहीं लगा। लेकिन प्रधानमंत्री के कभी करीबी रहे सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, वो इस वाली नैतिकता को नहीं मानते हैं। वो लगातार लिख रहे हैं। एक तो उन्होंने ट्वीट अपना डिलीट किया जिसमें सीधे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। जो ट्वीट डिलीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिका जो है वो नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के बहुत सारे राज और तस्वीरें अमेरिका के पास हैं। अब जाहिर सी बात है यह बेहद गंभीर मामला है, और इससे भी बड़ी बात है कि छोटी छोटी बात प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख देने पर लोगों के खिलाफ केस हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं लोग। एक गलत ट्वीट पर यूएपीए लग जाता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं जिसके बहुत खतरनाक इशारे हैं, और सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कर रहे हैं, उनके मंत्रियों का नाम लेकर कर रहे हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह अलग बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी इसके पहले भी इतनी सारी बातें कह चुके हैं कि अब उनको गंभीरता से कम लोग लेते हैं। लेकिन यह तो हम जानते ही हैं कि दुनिया भर में सुब्रमण्यम स्वामी का नेटवर्क बहुत अच्छा है, और यह भी संभव है कि जो वो लिख रहे हैं उसके पीछे उनके पास कुछ सबूत हो। अब गोदी मीडिया इस पर बात करेगा नहीं, बाकी लोग भी बहुत बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है। जब तक डिटेल्स ना आ जाएं तब तक बात करना गलत होगा। देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इन सारी चीजों ने, और इसके बीच में जिस तरह से हिरेन जोशी के ऊपर सवाल उठाया है पवन खेड़ा ने, और जिस तरह से प्रसार भारती के चेयरमैन ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बहुत पहले सिर्फ 1.5 साल में अचानक इस्तीफा दे दिया है, वैसे इस्तीफे इस सरकार में अचानक हो जाते हैं, उन पर कोई बात नहीं होती है। इस्तीफा तो उपराष्ट्रपति ने भी दे दिया था, उनको विदाई तक नहीं दी गई, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। अभी तक हम नहीं जानते हैं कि धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे असली वजह क्या थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जस्टिस वर्मा, जिनके घर से लाखों रुपए के नोट पाए गए थे, जले हुए नोट पाए गए थे जब आग लग गई थी, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने में धनखड़ साहब सक्रिय दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उनको हटाया गया, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है। और इस बात पर भरोसा इसलिए भी होता है क्योंकि धनखड़ साहब के जाने के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में कोई बात
हुई ही नहीं और जस्टिस वर्मा धीरे धीरे खबर से गायब कर दिए गए। उन पर कोई बात ही नहीं हो रही है, जबकि उनकी जांच के लिए 4 हाई कोर्ट्स के जजों की जो कमेटी बनाई गई थी उसने भी उन्हें दोषी पाया था। लेकिन जस्टिस वर्मा पर कोई बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जस्टिस वर्मा के यहां जो पैसे पाए गए वो सिर्फ उनके नहीं थे, उसमें कुछ नेताओं के, कुछ मंत्रियों के भी पैसे हो सकते हैं। अब जांच नहीं हुई तो हम क्या कहें और कैसे कहें। तो ऐसा लगता है कि तमाम सारी चीजें तो चल रही हैं, सरकार खुद को बहुत मजबूत दिखाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार के अंदर जो बहुत मजबूत लोग बने हुए हैं, जो बहुत भक्त लोग बने हुए हैं, वो सारे के सारे लूटने खाने पर लगे हुए हैं। एक केस पर मैंने कल बात की थी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनके और उनके बाप जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ केस हुआ है। वहां जितने ठेके दिए गए हैं, ज्यादातर ठेके पेमा खांडू की पत्नी को या बेटे को या रिश्तेदारों को दिए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया और कहा कि यह क्या गड़बड़ी है और अब सबकी लिस्ट मंगवाई है। तो जितने लोग ये नए नए भक्त बने हुए हैं या सरकार के बहुत प्रिय बने हुए हैं, सब बेसिकली माल छापने में लगे हुए हैं किसी भी तरह से। अब हिरेन जोशी के ऊपर जिस तरह के आरोप पवन खेड़ा ने लगाए हैं वो सही है या गलत, ये तो सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए। नवनीत सहगल साहब अचानक इस्तीफा क्यों दे देते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी अगर गलत सवाल पूछ रहे हैं तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए, गलत आरोप लगा रहे हैं तो। और अगर उनके आरोप सही है तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई और देश होता तो यकीन जानिए कि सरकार हिल गई होती, लेकिन यहां गोदी मीडिया है। सरकार जब हिलेगी तो दोनों हाथों से थाम लेगी, हिंदू मुसलमान चला देगी, कोई नया नाटक चला देगी और बातें थोड़े दिन के लिए टल जाएंगी। सब गड़बड़ चल रहा है मामला, सारी खबरें किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर जो आरोप हैं वो 10% भी सच हैं तो आप सोचिए पीएमओ कार्यालय के अंदर बैठा सबसे मजबूत आदमी अगर इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है तो बाकी लोगों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।